हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ठीक ठाक। चलिए, वेरी गुड। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के ऊपर। इसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स वगैरह वगैरह, इन सारे टॉपिकों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ओम्स लॉ किन किन फैक्टरों को डील करता है, क्या कहता है ओम्स लॉ। देखिए, अब तक के कॉन्सेप्ट के आधार पे हम जानते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का अभी नेचुरल पोजीशन में, जब हम इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट नहीं किए हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स से हम कनेक्ट नहीं किए हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्सों के बीच में एक रैंडम मोशन होता है और कोई नेट फ्लो उसके अंदर नहीं हो पाता, जिसके कारण करंट भी जनरेट नहीं होता है सर्किट में। इस कंडक्टर में करंट प्ले नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो करंट कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, उनका रैंडम मोशन हो रहा है, कोई स्टेडी मोशन और यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं हो रहा है। ये बात हम पहले से जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा। और जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के सारे जो पीछे के लेक्चर हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा। और आप लोग अगर चाहें तो लेक्चर 1 से यहां तक पूरा देखें सिस्टमैटिकली, तो और बेहतर समझ में आएगा। हालांकि आज का भी लेक्चर जो डायरेक्ट देख रहा है उसको भी समझ में आएगा, उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी तो आपके ऊपर है। अब होता क्या है ना कि आप लेक्चर देखते हैं तो पूरे मतलब एक कंसंट्रेशन के साथ देखिए, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए एक जगह पे। आप ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं फिर वो भी काम कर लिया, वो भी काम कर लिया, फिर पॉज कर दिया वीडियो को, थोड़ा देर ये करके आते हैं फिर देख लेते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा। वैसे टेंशन मत लीजिए, आप इधर उधर का भी काम कीजिएगा तब भी मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आएगा। बस ये लेक्चर अगर आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको ओम्स लॉ समझ में आएगा, ये तो तय है। तो चलिए सर, आते आते पढ़ाना शुरू कर देते, थोड़ा इधर उधर का बात करते नहीं। अरे नहीं भैया, बहुत करते हैं हम। तो चलिए, कैसा चल रहा है भाई? अभी तो कोरोना काल कैसा चल रहा है? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डालते रहिए, मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं देखता हूँ। और क्या, और ओम्स लॉ पढ़िए, ओम्स लॉ पढ़िए। तो ये तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल सी चीजें हैं जो पहले से हम जानते हैं। अब अगर हम इसको किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दें, किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका निगेटिव टर्मिनल, भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये देता है दोनों एंड्स के बीच में, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और क्या होगा बताओ बच्चा, क्या होगा फिर? क्या इलेक्ट्रॉन्सों का, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्सों का अभी भी रैंडम मोशन होगा? अभी भी रैंडम मोशन होगा क्या? सर, ये तो मैं जानता ही नहीं हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं। अच्छा बच्चों, ऐसा है ना, पिछला लेक्चर सब देख के आइए, इसको काफी ब्रीफली हमने डील किया है और इसीलिए मैं कहा हूं कि समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन देखो भैया, मैं बतला देता हूं। अब तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्ट होते ही इलेक्ट्रॉन्सों पर इधर से फोर्स ऑफ रिपल्सन और इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, जिसके कारण वो रैंडम मोशन नहीं देगा। अब वो कैसा मोशन देगा? अब वो मोशन देगा कैसा? सर देगा ना सर? अरे कैसा देगा भैया? यूनिडायरेक्शनल, उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, यूनिडायरेक्शनल मोशन देगा।
मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, किधर से किधर की ओर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट आपने देखा है, नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय सौरभ श्रीवास्तव सर या सौरभ फिजिक्स, आ जाएगा आपको। और उसमें देख आपको मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी कहानी होते रहती है, ये तो सब मुझे मालूम है सर, मैं तो बहुत विद्वान हूं, ये तो पहले से मुझे मालूम है। आगे बताइए कहना क्या चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब हम पोटेंशियल देते हैं तो इसमें एक नेट करंट डेवलप करता है, आई भी दिया, आई मिल गया, मिला ना भैया। तो सर जब हम पोटेंशियल देते हैं तभी लाइन मारती है। अरे छी छी, कैसा गंदा वर्ड यूज करता है बच्चा पार्टी। सर हम थोड़े यूज कर रहे, आप यूज कर रहे नहीं, हम दूसरा बात बोल रहे। लाइन मारती है का मतलब क्या हुआ, मतलब करंट जनरेट करती है, जनरल वर्ड में तो हम लाइन ही कहते हैं ना। करंट आया, लाइट आया, तो वो चीज समझिए, इधर उधर नहीं समझिए, समझ रहे हैं ना, हम भी समझ रहे हैं कि आप खूब समझ रहे हैं कि हम क्या समझ रहे हैं, लेकिन चलिए जो समझाने का प्रयास करें आप वही समझिए, इधर उधर नहीं समझिए। तो हमने भी दिया तो हमें, चलो भैया सिंपल शुद्ध भाषा में बात करता हूं, हमने भी दिया तो हमें आई मिला, क्या मिला, आई मिला। यानी आई जो डेवलप किया सर्किट में, आई जो डेवलप किया कंडक्टर में, वो किस कारण से डेवलप किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण डेवलप किया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन लाएं तो आई भी वैरी करेगा। यानी कंडक्टर के अंदर में जो करंट डेवलप कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन के कारण उसके अंदर भी वेरिएशन होगा, उसके अंदर भी वेरिएशन आएगा। बहुत अच्छी बात है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज सीमेन ओम। उन्होंने 1826 में, he was first scientist who established the relation between this induced current, this generated current and the PD apply between their ends. इनके इंड्स के बीच में जो हम पीडी दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं उसमें, और इसके अंदर जो करंट जनरेट हुआ है उसके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जॉर्ज सीमेन ओम ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1826 में इस रिलेशन को एस्टैब्लिश किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हालांकि आगे चल के हम ओम के दिए गए इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है सर, करेंगे तो देखेंगे हम लोग भी, हम लोग तो सिर्फ देखने ही आते हैं, डेली आप करते हैं डेरिवेशन और हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग से तो होता नहीं है सर। बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे, ऐसे ही देखते रहो। अब देखिए भाई, एक बात तो समझ में आ गई कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, या फिर यूं कहिए कि ओम्स लॉ जो है वो हमें क्या देने वाला है, ये बात तो समझ में आ चुकी है। ओम पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो सर्किट के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट डेवलप कर रहा है, उस करंट और उस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश किए थे अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आधार पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई कहे क्या ओम ने क्या ऑब्जर्व करा किसी सर्किट के अंदर में, तो ओम का कहना था कि अगर किसी कंडक्टर के कुछ फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, कहानी में ट्विस्ट है सर, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, अभी तक तो कांस्टेंट की कहानी हुई नहीं थी। अभी तो कितना साफ सुथरा करंट चल रहा था कि भी दे रहे थे तो लाइन मार रही थी, भी दे रहे थे तो लाइन मार रही थी, ये खूब समझ में आ रहा था, है कि नहीं है।
अब सर ये कांस्टेंट का कर दिए हैं, तो समझिए इसको भी मैं समझा दूंगा। ओम का कहना था कि कुछ फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि इनकी डेंसिटी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, इसको और बखूबी और अच्छे तरीके से आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे जब आप रेसिस्टेंस वगैरह, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से डील होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ओम ने ऐसा क्यों बोला था। फिर भी आज के इस लेक्चर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि बोर्ड पर कोई भी ऐसा बात डील नहीं होगा जिसको सर आप समझा ना सकें, उसको बोर्ड पे लिखने का अधिकार नहीं है। अच्छा बच्चों, चलो ठीक है, ओके, इट्स ओके। तो उन्होंने बोला कि कुछ फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दो, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दो। चलिए भैया कांस्टेंट कर देंगे, जैसे कि टेम्परेचर। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? अभी अभी आपने देखा था कि जो करंट डेवलप किया, स्पीडी के कारण जो करंट डेवलप किया कंडक्टर के अंदर, स्पीडी के कारण कंडक्टर के अंदर में जो करंट डेवलप किया, वह इससे पीडी पर डिपेंड करता था, ऐसा हमने आपको बतलाया। जी सर, समझ में आ गया? जी सर। चल, लेकिन बाबू मेरे, एक और फैक्टर होता है जो इस करंट को डिसाइड करता है, और वो फैक्टर है रेसिस्टेंस। इसके जस्ट बाद का कॉन्सेप्ट रेसिस्टेंस ही है, वहां और ज्यादा ब्रीफली और ज्यादा डिटेल में जाकर आप स्टडी कीजिएगा, बट यहां मैं समझाने का प्रयास करूं। रेसिस्टेंस भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो करंट को डिसाइड करता है। अभी तत्काल प्राइमरी स्टेज में आप रेसिस्टेंस को ऐसे समझिए कि रेसिस्टेंस मतलब इसके लिए, करंट के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करने वाला है, एक अवरोधक है, एक रोकने वाला है, एक हर्डल पैदा करने वाला है। समझ रहे हैं ना बात को? अब अगर आप पीडी बढ़ा भी दे रहे हो, क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? पीडी बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना है प्रत्येक पॉइंट पर, उसका मान बढ़ेगा, तो फोर्स का मान बढ़ेगा, फिर एक्सप्रेशन का मान बढ़ेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करेगी। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट फिर किस पर होगा? करंट पर। करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आई इक्वल टू एनईए वीडी। जब वीडी बढ़ रहा है तो आई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात को समझिए, अभी तक ये देख रहे थे कि भी बढ़ा दे रहे हैं तो आई बढ़ जा रहा है, हम रेसिस्टेंस पे चर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट मान के रखा था। मतलब इसको जितना इसको ऑब्स्टेकल पैदा करना है उतना कर दिया भाई। अब वो जितना एक बार रोकना था उतना रोक चुका है। अब भी बढ़ा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आई बढ़ रहा है, भी घटा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आई घट रहा है। अच्छा भैया, अब ओम ने कहा, ओम ने सोचा कि अगर हम भी बढ़ाएं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आई बढ़े, यदि भी बढ़ाएं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आई बढ़े, आई बढ़े, अच्छा, और कुछ ऐसा हो जाए कि रेसिस्टेंस भी बढ़ जाए, तो रेसिस्टेंस तो आई को रोक देगा, रेसिस्टेंस तो आई को रोकेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा, तो आई उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो पाएगा जिस रेशियो में उसको इंक्रीज होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो ओम ने इन फिजिकल कंडीशनों को कांस्टेंट रखा, क्योंकि अगर ये फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो आर कांस्टेंट है, और आर कांस्टेंट है तो फिर आई एकदम सीधा सीधी आई पर जो है वो प्रभाव किसका पड़ेगा? भी का। आई पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? भी का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आर को हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। हालांकि ये सभी चीजें हम आपको पहले से, अभी आर का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, ओम्स लॉ से ही निकल के आगे आएगा। ओम्स लॉ से ही निकल के पहली बार रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है, लेकिन प्रीवियस हम नॉलेज इसलिए दे रहे हैं ताकि मन में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो याद रखना,
ओम ने कहा था कि अगर इस कंडक्टर के कुछ फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखें, अब मन में आ रहा है ना कि क्यों कांस्टेंट रखें सर फिजिकल कंडीशन को, ये कौन सा लफड़ा लेके चले आए आप। तो इसका जवाब अब आपके पास है कि अगर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट को डिसाइड करने वाला जो सेकंड फैक्टर है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो फिर आई सीधा सीधी किस पर डिपेंड करेगा, भी पर। बहुत अच्छी बात, आई किस पर डिपेंड करेगा, भी पर। अब मान लेते हैं आप ही कोई काम कर रहे हैं, दोस्त के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं बिना बताए हुए, और घर में सिर्फ पापा हैं, तो आपको डायरेक्टली उन्हीं पर डिपेंडेंट है, आप उन्हीं से बचाना है, उन्हीं से चुरा के जाना है, उन्हीं को डील करना है, चाचा भी है, तो अब क्या करिएगा, अब तो दोनों को मैनेज करना है ना। लेकिन अगर किसी भी तरीके से चाचा को कांस्टेंट कर दें, न्यूट्रल कर दें, तो अब आपको सीधा सीधी किस पर बात करनी होगी, सीधे किसको डील करना होगा, पापा को। तो वही काम है, यहां करंट को रेसिस्टेंस भी डिसाइड कर रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस तो डिसाइड करता ही करता है, क्योंकि वही तो जनरेट करता है, उसी की मदद से तो करंट जनरेट होता है। तो फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर देने से सेकंड फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया, तो अब हमारा आई सीधा सीधी किस पर डिपेंड करा है, भी पर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ओम के स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं, जो 1826 में जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1826 में इन दोनों फिजिकल क्वांटिटियों के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करा, और उन्होंने बोला क्या कि इफ सम फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और डेंसिटी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा बी कांस्टेंट, the physical quantities of the conductor be constant, then potential difference applied across the end of conductor, जो हमने भी दिया है, the ratio of potential difference applied across the end of the conductor and current generated due to this, और इसके कारण जो करंट जनरेट हुआ है वो, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थात V और I का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये ओम का कहना था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आधार पर इस बात को ऑब्जर्व करा था कि यदि किसी कंडक्टर के, कितना बोलते, बाउंस मार रहा है, बाउंस मार। वीडियो को पॉज करिए, जाइए ठंडा एक गिलास पानी पीकर आइए और फिर से रीस्टार्ट करके देखिए। तब तक मैं यहीं पे रुका हूं, फिर से रीस्टार्ट करके यहां तक आइए, ठंडा पानी पीजिए, दिमाग ठंडा हो जाए। सर गलत गलत बात सिखाते हैं, सब लोग गर्म पानी पीने के लिए बोल रहा है, आप ठंडा पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, दिमाग आपका गर्म हो गया ना, तो ठंडा पीजिएगा तो गर्म हो जाएगा। उसमें दालचीनी, अदरक और भी वगैरह वगैरह जो भी है सब डाल के पीजिएगा, तो मल्टीपर्पस वर्क में यूज हो जाएगा। चलिए भाई, क्या क्या बोले जा रहे थे सर, हम ये बोल रहे थे कि ओम ने 1826 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आधार पे ये बात ऑब्जर्व करा कि यदि किसी कंडक्टर के इन फिजिकल कंडीशनों को कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडक्टर के इंस को दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस और इसके कारण जो उसके अंदर में करंट जनरेट हुआ है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है जी? कांस्टेंट रहता है। यही ओम का स्टेटमेंट है, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही ओम्स लॉ है, यही ओम का स्टेटमेंट है। और आगे चल के आप देखेंगे इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, या इसको सिंपली रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? आया कंसेप्ट समझ में आया? यानी V और I का रेशियो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। नाउ यू कैन राइट हियर V अपॉन I इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R, or you can say that V is equal to IR, or you can say that I is equal to V upon R.
बोलो ना बच्चा। और यू कैन से दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तो पहला ही स्टेटमेंट है ही मेरे पास। तो आई थिंक कि ओम का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आपको आया। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट who established the relation between the potential difference given across the end of conductor and the current generated in that conductor due to this PD। इन दोनों के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करा उन्होंने पहली बार 1826 में। मतलब उनके दिमाग में बात आया कि अच्छा इनके बीच में कुछ रिलेशन है। ये तो बड़ा कॉमन सा बात है सर, हम लोग को भी समझ में आता है। ये तो हम भी जानते हैं कि इनके बीच में रिलेशन है। ये कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिए थे ओम। नहीं भैया, आप भी उस टाइम में रहते तो आप बतला देते और फिर आपका नाम आज हम लोग सोनू मोनू चिंकू पिंकू लोग पढ़ रहे होते, चिंकी पिंकी भी पढ़ रहे होते। बात तो सही है सर, ये कौन सा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। अभी दिए तो आई मिला, तो बट नेचुरल है कि इनके बीच में रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया 1826 में। यही ओम का लॉ है। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आया तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर वही काम करना, वीडियो को पॉज करना है, जाना है और पानी पीकर आना है। अब जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो बच्चे तब से मेरी ओर देख रहे हैं, इतने भूखे प्यासे देख रहे हैं कि अगर मैं सामने आ गया, वैसे तो मैं सामने आऊंगा नहीं इसलिए उतना रिस्क नहीं है, लेकिन हाँ आज तो वो लोग छोड़ने वाले नहीं। वीडियो को डिसलाइक करेंगे और कमेंट में क्लास लेंगे। कोई बात नहीं भैया, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपसे परे है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए अभी तक आपके बारे में मैं चर्चा नहीं किया। ओम वैज्ञानिक का नाम है, फिजिकल कंडीशन मतलब उनकी जो जो क्या कहेगा, भौतिक जो उनका कंडीशन होता है, स्थिति है, उसको कांस्टेंट रखने की बात बोले। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, आपको मालूम है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका स्टेटमेंट तैयार करें। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो ओम्स लॉ का है, वो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, कि ओम्स लॉ आखिर कहता क्या है, आखिर इसका स्टेटमेंट क्या, किस चीज के बारे में हमको एक्सप्लेन करता है। ये सारी चीजें हो गई, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। तो अब हम इनके स्टेटमेंट को लिखते हैं एक प्रॉपर आपके नोट्स के लिए, ताकि आप एक नोट्स भी तैयार कर सकें। और अगर समझने के लिए कुछ इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग विद्वान हैं, वैसे ही सब चीज जानते हैं। तो बहुत, तो चलिए ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कि और लिखते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता क्या है। हेडिंग लगा लें, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे ओम का नियम। देखिए भैया, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये स्टेटमेंट क्या कहने वाला है। कहता है कि इफ सम फिजिकल कंडीशन of a conductor be constant, then the ratio of potential difference across the end of conductor and their corresponding current through them। अब corresponding current का अर्थ है कि इस पीडी के कारण जो उसके अंदर में करंट जनरेट हुआ वो is always constant। तो आइए लिखते हैं, if some physical condition, some physical condition like temperature, density, etc. of a conductor be constant, then the ratio of potential difference
across their ends and their corresponding current in the circuit. सर्किट बोले या कंडक्टर बोले, दोनों बात एक ही है. is found to be always constant. वाह, मजा आ गया, मजा आया, मजा आया. हिंदी मीडियम वाले बच्चे आ जाएगा मजा. क्या करेंगे ना कि अभी जो मैं बोलने वाला हूं उसको रिपीटिवली 2 बार 3 बार सुनिएगा. भैया इतना तो हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, है कि नहीं सर? 2 बार 3 बार रिप्ले करके आप ही का आवाज सुनने में अच्छा नहीं लगता है. एक काम करूंगा, आवाज को रीडबिंग करवा देते हैं कैटरीना कैफ की आवाज में, या फिर जिनकी आवाज में कहिए, रीडबिंग करवा देंगे ताकि आपका मन लगा रहे. मेरी आवाज सुन सुन के आप लोग बोर हो चुके हैं, आप बतलाइएगा, लेकिन सुनना तो पड़ेगा. तो चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को, अगर किसी चालक की कुछ भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, जैसे कि तापमान या उसका घनत्व, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच दिया गया विभवांतर तथा उसका संगत धारा का अनुपात सदैव नियत होता है. अब इसी बात को 2 बार 3 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा. यही ओम का स्टेटमेंट है. दैट इज, अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलें, इफ V is potential difference between the, सर सब शॉर्टकट लिखते हैं, समझिए लॉन्ग कट, लिखिए शॉर्टकट. इफ भी इज, नहीं भैया एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना, नहीं तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा. तुम बोलोगे सर आप ही तो बोले थे, मेरे नंबर के हथियारे आप ही हैं सर. तो इफ भी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर and I is current in them due to this PD. इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसमें करंट कितना है? I है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिए हैं? V दिए हैं. Therefore, according to Ohm's law, according to Ohm's law, Ohm's law, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में दिया गया विभवांतर भी है तथा उसका संगत उसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम के अनुसार V और I का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. क्या होगा? कांस्टेंट. यही ओम का स्टेटमेंट है. अब भगवा जी, इसी कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस या सिंपली रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से रिप्रेजेंट किया जाता है. समझ रहे हैं बात को? तो इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बच्चा? रेसिस्टेंस कहते हैं. तो इसको यहां पे मेंशन कर दें कि ये जो कांस्टेंट है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं. और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टेंस. इस कांस्टेंट को रेसिस्टेंस कहा जाता है. क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? रेसिस्टेंस कहा जाता है. और एंड
it is represented by R। रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। तो यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर कितना गंदा लिखते हैं। कोई बात नहीं, तुम अपनी नोट्स में अच्छा नोट कर, अच्छी राइटिंग में, और यहां तक नोट करके आइए। नोट हो गया? नोट हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं समझा दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि उसका तापमान और घनत्व आदि को नियत रखा जाए तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच दिया गया विभवांतर तथा उसके संगत धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। यही ओम का नियम है। और उनके अनुसार अगर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में भी विभवांतर दिया गया और उसकी संगत धारा आई है तो ओम के नियम के अनुसार भी और आई का अनुपात सदैव कांस्टेंट होगा, यानी नियतांक होगा, नियत होगा। और इसी नियतांक को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इस नियतांक को प्रतिरोध कहा जाता है, जिन्हें आर द्वारा सूचित करते हैं। यहां तक आ गए होंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब आइए, ओम्स लॉ से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि V और I के बीच का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। और इसी कांस्टेंट का नाम आपने दे दिया है R। तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। यहां से और इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। और यहां से एक तीसरा हम फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यहां से एक चीज तो हम देख ले रहे हैं, एक चीज तो स्पष्ट है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस V के प्रोपोर्शनल है। जो I है वो V के क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जब I और V के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ उसके ओरिजिन से निकलता हुआ स्ट्रेट लाइन जाएगा। आइए ड्रॉ करके देखते हैं I V ग्राफ, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ। लेकिन एक बात तो समझ में आ गया ना कि करंट I इक्वल टू V अपॉन। चलिए I V ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि I V ग्राफ कैसे जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस, यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया V, यहां हमने करंट ले लिया I। तो हम क्या पाते हैं कि यहां I जो है वो प्रोपोर्शनल है V के, तो इसका ग्राफ जो होगा वो इसके ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। बच्चा कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और एक तरह से देखा जाए तो यही वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का, यही ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। देखिए ये स्ट्रेट जाएगा। ये हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन R, या यहां से लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल है किसके? V के। वो यहां से क्लियर हो, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया यहां से ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा I है वो प्रोपोर्शनल है किसके? V के। तो अगर I और V के बीच का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा। आप इसको लिख सकते हैं IV ग्राफ। और यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला it is clear that I is proportional to V, so its graph is a straight line from origin
ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, ये बातें समझ में आ गई। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो ओम्स का लॉ है वो बेसिकली जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उन्हीं के लिए वैलिड होता है। हालांकि इसके बारे में आगे चल के और डिटेल में बतलाऊंगा। ओम्स लॉ अब तक तो आप पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 10 में भी आपने देखा होगा। ओम्स लॉ जो है जनरली वो मेटालिक कंडक्टर के लिए, धात्विक चालक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ओम्स लॉ का समझ में आ गया 1826 से लेकर और लास्ट तक की कहानी समझ में आ गई कि ओम ने क्या क्या ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंट में और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट का जो भी निष्कर्ष है, जो उसका आउटपुट है, कंक्लूजन है, वो भी आपको समझ में आया। अब ये V इक्वल टू आई आर, या फिर यूं कहें तो V बाई आई इक्वल टू आर, ये सारा कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ओम के लॉ का, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, अभी वेरीफाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट से। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी या बाय यूजिंग द रिलैक्सेशन टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन, हीट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। पिछले 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ओम्स लॉ का बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहता है वो बातें क्लियर हो गई। ओम्स लॉ क्या कहता है, कैसे एक्सपेरिमेंटली उन्होंने डील किया कि आई और भी के बीच में क्या रिलेशन है, फिर उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अब बारी है, अच्छा आई और भी के बीच में जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना था, तो आई भी ग्राफ भी क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे, इस स्टेटमेंट से यह क्लियर है कि जो विद्युत धारा आई है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, भी के। अतः हम आई और भी के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ दिए गए फिगर के अनुसार स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगी, जो कि उसके मूल बिंदु से पास करेगी। अब इस बात को आप रिपीट करते हुए, वीडियो को रिप्ले करते हुए आप बार बार सुनिए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। तो यहां तक आइए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके वेरिफिकेशन की ओर। चलिए, हो गया यहां तक। अब देखिए, सारे स्टेटमेंट को हमने यहां से हटा दिया, सिर्फ V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं, क्योंकि इसी को हमको अब वेरीफाई करना है। इसी को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये कांस्टेंट कौन है, यही कांस्टेंट आर है, ये बात आपको मालूम, इसी कांस्टेंट को आर करना है। तो अभी का हेडिंग लगेगा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करते हुए हम ओम्स लॉ को अब हम क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो आइए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। सर हम तो सब जानते हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं, आप तो ये भी जानते होंगे कैसे वेरीफाई होगा, आप तो ये भी जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, सब जानने के बावजूद थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सब्र करिए, और यहां लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डैट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डैट। आई इज इक्वल टू व्हाट, एनी ए भी डी। तो आपको मालूम है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। आप जाके देखिए, 1 आवर का एक लेक्चर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने डेरिवेशन भी किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला का और उसके कॉन्सेप्ट को भी बतलाया है। और बहुत अच्छा लेक्चर है, उसको जाके देखिए, एकदम से आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। वॉश हो जाएगा मतलब सब खत्म हो जाएगा नहीं, नए नए कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वॉश का मतलब ये है, बच्चा डर गया कि सर नहीं देखेंगे, नहीं तो ब्रेन ही वॉश हो जाएगा। अब तक जो पढ़े सब गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो। तो आई इज कल टू एनईए भी डी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एनईए भी डी, एनईए भी डी, एनईए भी डी, नाम रख दो ना किसी का, एनईए भी डी। अरे जो ज्यादा मारता है, जो ज्यादा डांटता है, माने करंट मार रहा है, माने लाइन मार रहा है, तो उसको नाम रख दो एनईए भी डी। कौन है एनईए भी डी? क्या है एनईए भी डी?
अब यहां हमें मालूम है कि VD के जगह पर ये NEA, अब VD के जगह पे EV/ml टाउ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चा? लिख सकते हैं सर, क्योंकि VD का फॉर्मूला होता है EV/ml टाउ। सर अब कुछ ज्यादा ही आप परेशान करने लगे। सब क्या क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर देख के आओ बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर देख के आओ, तभी कल्याण होगा। तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या तुम सोचोगे, कैसा आदमी है, क्या क्या पढ़ाते रहता है। अरे बड़ा मेहनत करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर बनाए यार, एक बार देख लो उसको, देख लो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I = NEA, और NEE स्क्वायर हो गया, A टाउ अपॉन ml डॉट V, ऐसा लिख सकते, V को अलग कर ली, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इस V को इधर भेज दो, I/V = NE² A टाउ अपॉन ml लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब तेरा क्या होगा करियर? अब क्या होगा? I/V, लेकिन हमारा ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो V/I है। चलो इसको उलट दो, V/I। जब LHS को तुमने ऐसे रिवर्स किया तो RHS भी जाएगा ना? जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा सर? ml/Ne² A, ऐसा किया ना, इसको भी पलट दिया और इसको भी पलट दिया, तुम नहीं पलटना। अब यहां देखिए कि RHS का जितना भी टर्म है वो सब किसी सर्किट के लिए कांस्टेंट है, चाहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, रिलैक्सेशन टाइम हो, सब का सब कांस्टेंट है किसी सर्किट के लिए। पर्टिकुलर सर्किट के लिए ये कांस्टेंट मींस all the value of RHS is constant for a circuit. Here all the values of RHS all the values of RHS is ml/Ne² A, हाँ सब कांस्टेंट है। Here all the values of RHS are constant, लेकिन कांस्टेंट है किसके लिए? कांस्टेंट फॉर अ सर्किट। ये मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट है। कहते हैं कि यहां RHS की सभी जो भौतिक राशियां हैं वो किसी परिपथ के लिए नियतांक के रूप में कार्य कर रही है। देखो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट ही होगा किसी सर्किट के लिए। ऐसा थोड़ी है कि वायर जो जोड़ दिए थोड़ी देर बाद वो मोटा हो जा रहा, फिर पतला हो जा रहा, फिर मोटा, ऐसा तो होगा नहीं। और रिलैक्सेशन टाइम उसके लिए कांस्टेंट है। So we can say that V/I is equal to constant. और यहां ये कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है बच्चा? ml/Ne² एटा। हो गया ना काम? अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ओम्स लॉ भी कहता है कि V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
तो यहां पे जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसी को लिख सकते हैं, दैट इज ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है, आपको मालूम है यही ओम्स लॉ। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि यहां V बाई आई जो कांस्टेंट है वो रेसिस्टेंस R है, और यहां V बाई आई जो कांस्टेंट है वो ml बटा एन स्क्वायर ए टाउ है। तो यहां एक छोटा सा रिलेशन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। वाह, मजा आ गया, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इनके बीच में एक रिलेशन आ गया बच्चा। यहां क्या आ गया, तो यहां का कांस्टेंट और यहां का कांस्टेंट जब एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम होगा, तो आर विल बी इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, ये एक रिलेशन है। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम अगले लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में डील करेंगे, क्योंकि अगला पूरा लेक्चर हम रेसिस्टेंस पे ही आने वाला है। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का रोल क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि रेसिस्टेंस एक सर्किट में करता क्या है, फिर देखेंगे रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन तत्काल ये जो रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ओम्स लॉ से आया है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने ओम्स लॉ को वेरीफाई किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करते हुए, और यहां जो कांस्टेंट आया वो ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ है, और यहां जो कांस्टेंट आया वो r है। तो कहीं ना कहीं इनका आरएचएस अगर हम इक्वल करें तो रेसिस्टेंस r का जो फॉर्मूला है वो ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ है। और यहां से ये स्टेटमेंट रेसिस्टेंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, हर चीज बतलाता है रेसिस्टेंस के बारे में। लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं इस पर बात करना नहीं चाह रहा हूं, अगले लेक्चर में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो आई थिंक कि ओम्स लॉ क्लियर हो गया है, आप यहां तक नोट करके आइए। चलिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, समझ गया अच्छे तरीके से, हर टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जो ओम्स लॉ पर बेस्ड है। कहता है कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm एंड रेसिस्टेंस 1 किलो ओम इज कनेक्टेड विद 20 वोल्ट सोर्स। अच्छा, एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm और इसका जो रेसिस्टेंस का मान है वो 1 किलो ओम है, और इसको 20 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब 20 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट होते ही करंट डेवलप तो करेगा ही, करंट फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एवरी सेकेंड। तो आपको बताना है कि प्रत्येक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो प्रत्येक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं निकालने के लिए पहले करंट निकाल लीजिए। जब करंट निकाल लीजिएगा तो आपको मालूम है I इक्वल टू एन बाई टी, तो वहां से n की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, I निकालने वाले। क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा करंट डेंसिटी भी कैलकुलेट करना है, तो खैर उस पर बात करेंगे। पहले गिवन जो दिया हुआ है वो देखिए। तो गिवन दिया हुआ है आपका रेडियस, तो रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm, जहां मिली होता है वहां पर 10 टू द पावर माइनस, सॉरी ये 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आ गया किस में, मीटर में। मिलीमीटर था ना, रेडियस था, मिलीमीटर था, तो क्या किया 10 टू द पावर माइनस 3 लगा दिए तो मीटर में आ गया। क्योंकि यहां पे यूनिट हमको चेंज करना होगा एसआई में, उसके बाद ही हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम बाई किलो ओम, क्यों है, इसको ओम में कन्वर्ट करना है। जहां किलो होता है वहां 10 टू द पावर 3 हो जाता है, और ये हो गया ओम। इसके अलावा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, 20 वोल्ट। चलिए बच्चा, हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड कितना पास कर रहा है ये निकालना है। तो करंट जब मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो देखिए हमको मालूम है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अब यहां पर V के जगह पर अगर हम रख दें 20 और R के जगह पे हम रख दें 10 टू द पावर 3, तो I का मान कितना आ जाएगा,
एक जीरो से तो एक जीरो यही कट जाएगा, तो ये बचेगा 10 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, नीचे है तो 2, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2। करंट है तो एम्पियर। इतना स्पष्ट हो गया कि इतना एम्पियर का करंट हमारे सर्किट में जा रहा है। अब इतने एम्पियर का करंट जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो कर रहा है, वी कैन इजिली कन्वर्ट इट, क्योंकि हमें मालूम है कि नाउ फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें मालूम है I इज इक्वल टू एनी बाई टी। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I T अपॉन E। अरे ये T इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये E इधर डिवाइड में आ जाएगा। और हमको निकालना है फॉर एवरी सेकेंड, तो एवरी सेकेंड के लिए एवरी सेकेंड का अर्थ हो गया कि T का मान दैट इज T का मान कितना हो गया, 1 सेकेंड। तब N निकल जाएगा, I का मान 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1 अपॉन, और E का मान आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, मालूम है ना बच्चा। तो अब आप ही सोचो कि क्या होगा, तो ये 1.6 से जब ये 2 डेसिमल जाएगा तो ये 20 बन जाएगा, 20 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 4 बचेगा यानी 40 हो गया, डेसिमल डाले तो। और 40 का मतलब हो गया 16 2 जा 32, 8 बचा, 5 जा 8, और ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 में से 2 चला गया तो 70, यानी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 70। इतने इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड पास कर रहा है, निकल आया, ये आ गया हमारा इतना इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। समझ में आया। सबसे पहले हम ओम्स लॉ का यूज करके करंट निकालिए, करंट निकाल के बाद में एनी बाई टी पर पुट किए, टी का मान एवरी सेकेंड पूछ रहा है इसलिए टी का मान कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। और करंट डेंसिटी हमसे पूछा है, तो करंट डेंसिटी भी काफी आसान है बच्चा। करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I अपॉन ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सबसे पहले हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के लिए यहाँ आर का मान दे दिया है, तो सबसे पहले चलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर करके, यही निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो, तो बच्चा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो A बिकम इक्वल टू पाई के जगह पे 3.14, आर स्क्वायर के जगह पे 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। So this A become equal to 3.14 into 10 to the power कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power -8, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया है तो आप जे के फॉर्मूला पर इसको पुट कर दीजिए। जे का फॉर्मूला क्या कहता है, आई अपॉन ए, तो जे के फॉर्मूला पर इसको पुट करके देखिए। नाउ जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो जे इज इक्वल टू आई के जगह पर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन ए के जगह पर 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8। देयरफॉर जे बिकम इक्वल टू, जे का मान डायरेक्टली हम यहां पे लिख देते हैं 6.37 इंटू 10 टू द पावर 5। करंट डेंसिटी है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी का, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जे। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है ना। आप इनको चूंकि स्पेस कम था तो आप इसको सॉल्व करिएगा, इतना आंसर आएगा। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्लियर हो गया, क्या स्टेटमेंट है, क्या कहता है, किसके बीच में रिलेशन देता है, फिर हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया, डिराइव भी कर लिया, और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लिया।
तो आई थिंक कि ये एक एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पर बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सा, प्यारा सा और आपका चैनल है सौरभ फिजिक्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।